बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आज लेक्चर नंबर 3 चैप्टर नंबर 8 किंगडम फंजाई मैं आपको इस चैप्टर के फर्स्ट पेज से पढ़ाना चाहूँगा। तो आप लोग अपनी किताबों पर इस चैप्टर का फर्स्ट पेज खोल लें और हम उसका इंट्रोडक्शन पढ़ने लगे हैं। इंट्रोडक्शन टू किंगडम फंजाई। लो मेरा बच्चा, इंट्रोडक्शन में फर्स्ट जो पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। देखो जो लॉन्ग क्वेश्चन थे वो मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 और 2 दोनों में करवा दिए हैं। अब ये लेक्चर नंबर 3 सारे का सारा शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज पर मबनी है। तो जहां कोई इंपॉर्टेंट शॉर्ट या एमसीक्यू आएगा मैं अपने बच्चों को बता दूंगा। लो जी, इंट्रोडक्शन। अप्रोक्सीमेटली 1 लाख दैट इज 100,000 1 लाख स्पीशीज हैं जिन्हें हम फंजाई के नाम से जानते हैं। तो फंजाई के कोई तकरीबन 1 लाख स्पीशीज के बारे में हम लिख चुके हैं किताबों में। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी स्पीशीज ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंजाई। तो आपने कहना है जी 1 लाख दैट इज 100,000 स्पीशीज। ओके जी, आर नोन एंड मेनी मोर। और इसके अलावा बहुत सारे एस्टिमेटेड टू बी प्रेजेंट है, लेकिन अभी तक हमने उनको यानी अभी तक वो डिस्कवर नहीं हो सके। डिस्कवर अगर हो गए तो कैटलॉग करने अभी बाकी हैं। तो साइंटिस्ट कहते हैं कि ये 1 लाख कुछ भी नहीं है, अभी मैनी मोर एस्टिमेटेड टू बी प्रेजेंट हैं जिसका अभी तक हमें पता नहीं लगा। हम खरामा आहिस्ता आहिस्ता लगे हुए हैं। पॉइंट नंबर 2, दिस ग्रुप इंक्लूड्स फंजाई के ग्रुप में नंबर 1 नोटोरियस पैथोजेंस। बेटा नोटोरियस बदमाश को कहते हैं। बड़े डडे किस्म के पैथोजेंस इंक्लूडेड हैं। तो दूसरी तरफ इनमें डेलिकेसीज मतलब एडिबल फंजाई भी इंक्लूडेड है। कुछ पैथोजेंस डिजीज कॉजिंग, कुछ डेलिकेसीज यानी ईटेबल जिन्हें हम खा सकते हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनसे हमें ऐसी चीजें हासिल होती हैं जिन्हें हम बेच सकते हैं। तो लेक्चर 1 और 2 मैंने पढ़ाया ही आपको इसलिए था कि पहले हम जान लें कि फंजाई किस किस्म की बीमारियां फैलाते हैं, दैट इज पैथोजेंस। फिर मैंने आपको इकोनॉमिकल वो गेन्स में बताया कि कुछ डेलिकेसीज हैं मतलब जिन्हें हम कुछ खाते हैं, और कुछ कमर्शियल यूज हैं जिनसे हमें ऐसे केमिकल्स मिलते हैं जिनको हम ठीक ठाक दामों पर आगे बेच सकते हैं और बिजनेस कर सकते हैं। तो इसीलिए मेरा बच्चा अगर इस चैप्टर की इकोनॉमिक गेन्स, इकोनॉमिक लॉसेस और इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस पहले पढ़ ली जाए तो आप समझ लो कि शुरू वाले पेजेस सिर्फ रीडिंग रह जाती है, वरना इंट्रोडक्शन करते वक्त आपको मुझे वो पढ़ाने पड़ने थे सारे। So this group includes notorious pathogens, मतलब disease causing organisms, disease causing organisms, ठीक है, such as disastrous, तबाहकुन, तबाहियां मचाने वाले, disastrous रस्ट, याद आया? रस्ट किसको लगेंगे? वीट को। और स्मट्स किसकी बीमारी होंगी? कॉर्न्स की। किसकी मेरा बच्चा? कॉर्न्स की बीमारी। तो रस्ट लग जाता है वीट को, स्मट लग जाता है कॉर्न को। याद रखे, अब मैंने ये ज़हन में रख लिया है कि आपने मुझे टेस्ट भेजे थे, आपको ये याद है, इसलिए मैं तेजी से जरा गुजर जाऊंगा। तो पुत्र रस्ट वीट की बीमारी, स्मट्स कॉर्न की बीमारी। इसके अलावा कुछ मोल्ड्स यानी कि उल्लियां, फफूंदियां, which are found growing on our crops, हमारे क्रॉप्स को, हमारे फूड स्टफ को तबाह कर देती हैं। So that was point number 2. फंजाई के इस ग्रुप में डेलिकेसीज भी आती है। डेलिकेसीज से मुराद एडिबल फंजाई, ईटेबल, जिन्हें हम खा सकते हैं।
तो वो हैं, हम ये भी तीनों नाम पढ़ चुके हैं इकोनॉमिक गेन्स में, मशरूम्स, ट्रफल्स एंड मोरल्स, ये ईटेबल हैं जी। कुछ फंजाई कमर्शियल यूज की हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, पेनिसिलियम नाम की फंजाई में से एक एंटीबायोटिक निकलती है जिसका नाम पेनिसिलिन है। और हम ये भी पढ़ चुके हैं कि यीस्ट इज यूज्ड इन बेकरीज एंड ब्रूअरीज। ब्रूअरीज, पुत्र ब्रूइंग इंडस्ट्री में आपने ये रखना है कि एक तो अपना ये शराब बनाने वाली, लीकर बनाने वाली इंडस्ट्रीज, ठीक है, तो ये भी हम पढ़ चुके हैं, हमने उसमें पढ़ा भी था कि यीस्ट जो है ब्रेड मेकिंग में भी और ब्रूअरीज में भी, यानी कि लीकर में भी इस्तेमाल होती है, उसको बनाने में एथेनॉल बनाकर देती है अपने फर्मेंटेशन से, दैट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन से। सो दीज आर आल्सो द मेंबर्स ऑफ ग्रुप फंजाई। फिर हम ये भी पढ़ चुके हैं इकोलॉजिकल रोल में कि फंजाई बैक्टीरिया के साथ मिलकर बिल्कुल पैरेलल उनके काम करते हैं और डीकंपोजर्स हैं। क्या है मेरा बच्चा? डीकंपोजर्स। डीकंपोजर से मुराद के हमें मालूम है कि ये डीकंपोजिशन करते हैं डेड बॉडीज की, और डेड बॉडीज को डीकंपोज करके तो उन मटेरियल्स को, उन न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करते हैं। मैं फिर बता रहा हूं, मैंने पहले आपको इकोलॉजिकल रोल ऑफ फंजाई, पहले मैंने आपको लेक्चर 1 और 2 में करवाए, इकोनॉमिक गेन्स फिर इकोनॉमिक लॉसेस। अगर वो पढ़ी हुई हो तो इंट्रोडक्शन बच्चों वाला है। अब आ जाए टेक्सोनोमिक स्टेटस इसका क्या है जी फंजाई का। उत्तर, शुरू शुरू में जब 2 किंगडम सिस्टम होता था तो फंजाई को प्लांट किंगडम के अंदर रखा गया था, लेकिन कुछ वजूहात की बुनियाद पर इसको किंगडम प्लांटी में से निकाल कर इसका सेपरेट किंगडम बना दिया गया, और वो सेपरेट किंगडम था किंगडम फंजाई। बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन मार्क करें अपनी किताब पर कि हाउ डू प्लांट्स रिजेंबल फंजाई, या फंजाई प्लांट्स से कैसे रिजेंबल करते हैं। तो मेरे बच्चों ने बताना है दे रिजेंबल प्लांट्स इन सम रिस्पेक्ट्स। दोनों में सेल वॉल होती है, प्लांट में भी सेल वॉल होती है, फंगस में भी सेल वॉल होती है। प्लांट सेल के अंदर भी सेंट्रियोल्स नहीं होते, और फंगस सेल्स में भी सेंट्रियोल्स नहीं होते। प्लांट्स भी नॉन मोटाइल है, दैट इज इमूवेबल, और फंजाई भी इमूवेबल है, दैट इज नॉन मोटाइल है, नॉन मोटाइल है। लेकिन बट फंजाई रिजेंबल मोर एनिमल्स देन प्लांट्स। लाइक एनिमल्स, लो जी, एनिमल्स की तरह फंजाई आर हेटेरोट्रॉफ्स। अब बेटा दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन शुरू हो गया कि फंजाई एनिमल्स से कैसे मिलते जुलते हैं। तो मेरे बच्चों ने कहना है कि फंजाई आर आल्सो हेटेरोट्रॉफ्स, एनिमल्स आर आल्सो हेटेरोट्रॉफ्स। एनिमल्स में भी सेल्यूलोज नहीं होती, और फंगस में भी सेल्यूलोज नहीं है, और सेल वॉल में सेल्यूलोज के बजाय इनमें काइटिन होती है। इनमें क्या होती है पुत्र? इनमें काइटिन होती है, ठीक है। The chemical found in external skeleton of arthropods, तो काइटिन इज फाउंड इन द एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स। इंसेक्ट्स के एक्सोस्केलेटन में काइटिन है, और ये काइटिन चूंकि एनिमल में है तो काइटिन फंजाई में भी है, तो ये एक सिमिलैरिटी आ गई कि द सेल वॉल ऑफ फंगस इज मेड अप ऑफ काइटिन। अच्छा जी, एनिमल भी हेटेरोट्रॉफ, फंजाई भी हेटेरोट्रॉफ। एनिमल में भी सेल्यूलोज कोई नहीं, फंजाई में भी सेल्यूलोज कोई नहीं। एनिमल में जैसे इंसेक्ट्स आर्थ्रोपोड्स के एक्सोस्केलेटन में काइटिन, तो फंजाई के भी सेल वॉल में काइटिन। तो ये सिमिलैरिटीज विद एनिमल्स हैं। फॉर दीज रीजंस, इन वजूहात की बुनियाद पर सम माइकोलॉजिस्ट
माइकोलॉजिस्ट को अंडरलाइन करके लिखें, द साइंटिस्ट हु स्टडी फंजाई, उन्हें ये सोच आती है कि फंजाई एंड एनिमल्स प्रोबेबली अरोज फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद फंजाई और एनिमल्स किसी कॉमन एंसेस्टर की औलाद हैं एवोल्यूशन के एतबार से। लेकिन फंजाई आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स। फंजाई में सेल वॉल है, एनिमल में सेल वॉल्स नहीं। फिर फंजाई एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ्स हैं, मतलब अपनी बॉडी से बाहर खाने को हजम करके हजम शुदा खाना एब्जॉर्ब कर लेंगे, जबकि एनिमल्स तो उठा उठा के बुर्कियां अपने मुंह में डालते हैं निवाले, तो एनिमल्स इंजेक्शन करते हैं जबकि फंजाई एब्जॉर्प्शन करती है। और हाँ, फंजाई नॉन मोटाइल है जबकि एनिमल्स मोटाइल है, एनिमल्स कैन मूव। तो इन तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि फंजाई आर नीदर प्लांट्स नॉर एनिमल्स। फंजाई ना ही प्लांट्स हैं और ना ही एनिमल्स हैं। और हाँ, देयर डीएनए स्टडीज आल्सो कंफर्म, इनके डीएनए की स्टडीज ये भी कंफर्म करती हैं दैट दे आर डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर ऑर्गेनिजम्स। अब पुत्र एक और डिफरेंस आ रहा है जो प्रोटिस्ट से भी इनको डिफर कर देता है, प्लांट से भी डिफरेंट, एनिमल से भी डिफरेंट। और अब ये किससे डिफरेंट होने जा रहे हैं? प्रोटिस्टा से भी। पूछो कैसे? पुत्र इनके अंदर एक खास किस्म की माइटोसिस होती है जिन्हें न्यूक्लियर माइटोसिस कहते हैं। जैसे न्यूक्लियर माइटोसिस। पुत्र इस माइटोसिस में क्या होता है कि देखो, आम रूटीन में माइटोसिस में प्रोफेज के एंड पर न्यूक्लियर एनवेलप गायब हो जाता है और क्रोमोसोम्स पूरे साइटोप्लाज्म पर छा छू जाते हैं और स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो न्यूक्लियस गायब होने के बाद बनते हैं। तो स्पिंडल फाइबर्स न्यूक्लियर एनवेलप के गायब होने के बाद बनते हैं बेटा, ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स। लेकिन ये क्या करते हैं? दे शो अ कैरेक्टरिस्टिक टाइप ऑफ माइटोसिस जिससे न्यूक्लियर माइटोसिस कहते हैं। इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियर एनवेलप कोई गायब नहीं होती और माइटोटिक स्पिंडल जो है वो साइटोप्लाज्म में नहीं, वो न्यूक्लियस के अंदर ही बन जाता है और न्यूक्लियस के अंदर ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंस्ट्रिक्ट होकर दो अदद डॉटर न्यूक्लियाई बना लेते हैं। दो अदद क्या बना लेते हैं? डॉटर न्यूक्लियाई। तो क्या है जी न्यूक्लियर माइटोसिस? कि एक न्यूक्लियस के अंदर ही क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट हो गए, न्यूक्लियर एनवेलप कोई डिसइंटीग्रेट, कोई गायब नहीं हुई। न्यूक्लियर एनवेलप की मौजूदगी में अंदर क्या बन चुके हैं? स्पिंडल फाइबर्स। और स्पिंडल फाइबर्स ने क्रोमोसोम्स को ऑपोजिट पोल्स पर अलहदा कर दिया है और बजाय इसके कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर को इन्वेजनेट करके और साइटोकाइनेसिस हो, ना पुत्र, इसमें सिर्फ और सिर्फ कैरियोकाइनेसिस ही हो जाती है। दैट इज न्यूक्लियस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। सो इंस्टेड ऑफ माइटोटिक स्पिंडल forms within the nucleus and the nuclear membrane constricts between the two clusters of the daughter chromosomes. In some fungi, nuclear envelope dismantles late. अच्छा, कुछ फंजाई में न्यूक्लियर एनवेलप बाद में कहीं जाकर गायब होता है लेकिन शुरू शुरू में गायब नहीं होता। तवज्जो है मेरा बच्चा? सो बिकॉज इन तमाम सबूतों और वजूहात की बुनियाद पर पता लगा fungi are distinct, that is different from plants. Fungi are different from animals. Fungi are different from protists also. So in many ways, so they are assigned to a separate kingdom, fungi. They are assigned to a separate kingdom called fungi. And now very important for short questions. The body of fungus. The body of fungus. फंगस की बॉडी। मेरा बच्चा, फंगस आप अपनी डबल रोटी वगैरह पर कभी उगी हुई फंगस को देख लीजिएगा।
तो वो जो फंगस होती है, आप गौर से उसको देखो तो उसकी थ्रेड लाइक बॉडी होती है. द बॉडी ऑफ फंगस इज थ्रेड लाइक. थ्रेड लाइक बॉडी इज कॉल्ड हाइफी. और डिफरेंट हाइफी आपस में जुड़ जुड़कर ग्रुप्स बनाते हैं, जिन ग्रुप्स को माइसिलियम कहते हैं. तो अगर कोई पूछे कि व्हाट इज माइसिलियम, कहना ग्रुप ऑफ हाइफी इज कॉल्ड माइसिलियम. ग्रुप ऑफ हाइफी इज कॉल्ड माइसिलियम. चलो अगर मैं ये मान लूं कि मुझे माइसिलियम नजर आ रही है, तो माइसिलियम विल कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग, लंबे लंबे, स्लेंडर, पतले पतले, ब्रांच्ड, ट्यूब्यूलर, ट्यूब लाइक, थ्रेड्स, धागानुमा, like filaments, and these are called hyphae, जिसका सिंगुलर हाइफा होता है. तो सिंगुलर हाइफा, प्लूरल हाइफी. उत्तर जी, hyphae spread extensively over the surface of the substratum. उत्तर, जिस चीज को इन्होंने गला के, सड़ा के, चूसना हो, एब्जॉर्ब करना हो, उनके उस फूड मटेरियल को सबस्ट्रेटम कहेंगे, जिसके ऊपर ये उगे हुए होते हैं. तो सरफेस ऑफ द सबस्ट्रेटम पर हाइफी बहुत जाल बनाकर फैले हुए होते हैं ओवर द सरफेस ऑफ द सबस्ट्रेटम, ओवर द सरफेस ऑफ द सबस्ट्रेटम. डन. फिर काइटिन मौजूद है फंजाई की सेल वॉल्स में. फंजाई की सेल वॉल्स में काइटिन मौजूद है मेरा बेटा. और आपको पता है काइटिन जो है वो डीकंपोज नहीं होता. अल्लाहु अकबर. काइटिन इन देयर वॉल्स इज मोर रेजिस्टेंट टू डिके. काइटिन गलता सड़ता नहीं है, लेकिन सेल्यूलोज को तो फंजाई खुद गला सड़ा लेती है. हमने पढ़ा भी था. तो सेल्यूलोज और लिग्निन बनाती हैं प्लांट की सेल वॉल्स. तो प्लांट की सेल वॉल्स को फंजाई गला सड़ा सकते हैं, लेकिन अल्लाह की शान देखो कि इन फंजाई की सेल वॉल्स को कोई गला सड़ा नहीं सकता, क्योंकि मोर रेजिस्टेंट, हीट टू डिके है. डिके नहीं होती बेटा आसानी से. हाइफी में बी सेप्टेट और नॉन सेप्टेट. अब यहां मैं अपने बच्चों को एक फोटोग्राफ जरा दिखा दूं. हाइफी में भी सेप्टेट और नॉन सेप्टेट. ओके. लो मेरा बच्चा, ये वाली फोटोग्राफ देखो. पुत्र, ये फंगस की बॉडी नजर आ रही, ठीक है. अगर फंगस की हाइफी, अगर क्या, अगर फंगस की हाइफी जो है उसमें ये छोटे छोटे सेल्स के दरमियान बकायदा सेपरेशंस दिखाई दे रही हो, देख रहे हो, जैसे रेलगाड़ी के डब्बे हैं. तो जिस तरह रेलगाड़ी के डब्बे जुड़े हुए बेटा, इस तरह की हाइफी जिसमें सेल टू सेल डिफरेंशिएशन हो, फिर अंदर चाहे एक न्यूक्लियस हो या अंदर 2 न्यूक्लियस हो या 3 न्यूक्लियस हो, चलेगा. मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल भी हो सकता है. तो मेरा बच्चा, अगर इस तरह की हाइफी हो जिसमें डिविजन्स 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 नजर आ रही हो, उन्हें क्या बोलोगे? सेप्टेट हाइफी. उन्हें क्या बोलोगे? सेप्टेट हाइफी. बेटा ठंडा पानी लाना, ठीक है, बिल्कुल ठंडा. अच्छा, तो ये सेप्टेट हाइफी होगी. और जिसमें आपने देखा बेटा कि सेल्स में क्रॉस वॉल्स नहीं है, ये देखो, नो क्रॉस वॉल्स, तो ऐसी हाइफी को सीनोसिटिक या एसेप्टेट हाइफी बोलोगे. तो ये वाली एसेप्टेट हाइफी है, इसके दरमियान में क्रॉस वॉल्स नहीं है, जबकि इसके अंदर क्रॉस वॉल्स मौजूद है. तो ये क्रॉस वॉल्स के साथ हैं. दिस इज सेप्टेट हाइफी एंड दिस इज नॉन सेप्टेट हाइफी. दिस इज व्हाट? नॉन सेप्टेट हाइफी. क्लियर बेटा? मैं जरा पानी पी लूंगा. तो
जनाब, तो इसमें 2 टाइप्स ऑफ हाइफी आ गई। एक है सेप्टेट जिनमें सेपरेशंस हो, और एक है नॉन सेप्टेट जिनमें सेपरेशंस ना हो, क्रॉस वॉल्स ना हो। लो जी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। सेप्टेट हाइफी आर डिवाइडेड बाय क्रॉस वॉल्स कॉल्ड सेप्टा। उन क्रॉस वॉल्स को क्या कहते हैं? सेप्टा। ओके, सिंगुलर सेप्टम। तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हो, इसके ये दरमियान में सेप्टा है। एक को सेप्टम बोलोगे तो सेप्टम, फिर दूसरी सेप्टम, तीसरी, और इसके अंदर किसी किस्म की कोई सेप्टम या सेप्टा नहीं है। तो जिसमें सेप्टा ना हो वो ए सेप्टेट, और ए सेप्टेट का दूसरा नाम होता है सिनोसिटिक हाइफी। So septate hyphae are divided by cross walls called septa, singular septum, into the individual cells containing one or more nuclei. तो हर सेल के अंदर एक या एक से ज्यादा न्यूक्लियाई मौजूद हो सकते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, व्हाट इज नॉन सेप्टेट हाइफी? तो नॉन सेप्टेट हाइफी इज द हाइफी विच लैक सेप्टा। उनमें सेप्टा नहीं होते, and are not divided into individual cells. Instead, these are in the form of elongated multinucleated large cell. तो ये देखो, ये अब elongated, ये बड़ा बड़ा सारा, ये एक ही सेल नजर आ रहा है ना, क्योंकि अंदर क्रॉस वॉल्स तो है ही नहीं, तो अंदर सेप्टा तो है ही नहीं, तो ये एक ही सेल के अंदर बेशुमार न्यूक्लियाई लग रहे हैं कि मौजूद है। Multinucleated large cell, large is such a hyphae, पुत्र very 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 important, कि a septate hyphae या non septate hyphae, non septate hyphae are called सिनोसिटिक hyphae। याद रहे, आपको बोर्ड में non septate नहीं पूछेगा, वो पूछेगा what is सिनोसिटिक hyphae, in which cytoplasm moves effectively डिस्ट्रीब्यूटिंग द मटेरियल थ्रू आउट। तो साइटोप्लाज्म बगैर किसी रुकावट कर फिर आ जा रहा है। साइटोप्लाज्म कभी पिछू आएगा, कभी साइड पर जाएगा, कभी ये ब्रांचेस में जाएगा, जहां दिल करे जाएगा साइटोप्लाज्म। लेकिन मेरा बच्चा, सेप्टम का क्या? क्या सेप्टम में साइटोप्लाज्म फ्लो नहीं करेगा? तो नहीं मेरा बच्चा, यहां एक सेप्टम में सुराख होगा बेटा, तो यहां भी एक सुराख होगा, इधर भी सुराख होगा। तो सुराख से साइटोप्लाज्म और मटेरियल्स एक्सचेंज होते रहते हैं, ग्रोइंग टिप्स तक साइटोप्लाज्म मूव करता रहता है। डन। तो इट कैन इजिली मूव साइटोप्लाज्म। वेल, सेप्टा ऑफ मैनी सेप्टेट फंजाई हैव अ पोर, उनमें सुराख होगा, थ्रू विच साइटोप्लाज्म फ्लोज फ्रॉम सेल टू सेल, carrying the materials to growing tips and enabling the hyphae to grow rapidly, ताकि वो hyphae rapidly grow करे। जब उस hyphae को पता हो कि मुझे फूड और वाटर abundant सप्लाई में मौजूद है और टेम्परेचर भी फेवरेबल है। डन। तो मेरा बच्चा, all parts of fungus growing through the substrate are metabolically active। तो फंगस का कोई भी पार्ट जो सबस्ट्रेट के ऊपर ऊपर चल रहा है वो बड़ा एक्टिव होता है पुत्र। मेटाबॉलिकली उसमें जबरदस्त मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं, रेस्पायरेशन और दूसरे दीगर जितने मेटाबॉलिक प्रोसेस है उसमें बड़े तेजी से चल रहे होते हैं और तेजी से ग्रो करता है। एक्सटेंसिव, बहुत ज्यादा स्प्रेडिंग सिस्टम ऑफ हाइफी प्रोवाइड्स एनॉर्मस सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। और जब ढेर सारी फंगस पुत्र फैल जाती है सबस्ट्रेटम के ऊपर, तो पता लगता है कि अब ज्यादा सरफेस एरिया वो कवर कर लेता है, और जितना ज्यादा सरफेस एरिया पुत्र कवर करेगा उतनी ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगी उसके खाने की। डन। उतनी ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगी उसके खाने की। नेक्स्ट आया जनाब, हाइफी ही आपस में जुड़कर, ऑर्गेनाइज होकर कॉम्प्लेक्स सिंगल माइसिलियम बना सकते हैं। ये जैसे मैं अपने बच्चों को दूसरी तरफ फोटोग्राफ दिखाऊं, ये मशरूम, तो ये एक मशरूम है पुत्र,
तो ये समझ लो कि इसका ये जो टाइप, जो कि इसका स्टॉक है, और ऊपर जहाँ एम्ब्रेला है, ऊपर इसका ये जो कैप है, ये सारा हाइफी आपस में जुड़कर इन्होंने माइसिलियम बनाई हुई। और इसकी माइसिलियम देखने में इस तरह की लगती है मशरूम की, तो घबराना नहीं है, इट इज मेड अप ऑफ हाइफी, इट इज मेड अप ऑफ हाइफी। क्लियर हो गया? तो ये अच्छा, अब बेटा इनमें से स्पोर्स निकलते हैं। किसी वक्त सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, किसी वक्त एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, तो उन्हें फ्रूटिंग बॉडीज कहते हैं। क्या कहते हैं मेरा बच्चा? फ्रूटिंग बॉडीज। तो याद रखें, स्पोर्स बनाने वाली जो बॉडी होगी इनकी, उसको फ्रूटिंग बॉडी बोलेंगे। हाइफी में बी पैक्ड टुगेदर and organized to form a complex single mycelium which may produce up to reproductive structures। तो वो जो मैंने आपको इसकी कैप दिखाई वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर थी। लो जी, सच एज मशरूम, पफ बॉल्स एंड मोरल्स। तो ये भी हाइफी ही के बने हुए हैं। लो जी, सेकेंड लास्ट लाइन, यीस्ट आर नॉन हाइफल यूनिसेलर फंजाई। हमें मालूम है कि यीस्ट की बॉडी तो एक सेल पर मुश्तमिल है। एंड उसके बाद ऑल फंगल न्यूक्लियाई। बेटा ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि याद रखना, एक फंगस का न्यूक्लियस हमेशा हैप्लॉइड होगा। एक फंगस का न्यूक्लियस हमेशा क्या होगा? हैप्लॉइड। ऑल फंगल न्यूक्लियाई आर हैप्लॉइड। लेकिन थोड़ी देर के लिए, ट्रांजिएंट का मतलब लिख लें, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए इनके रिप्रोडक्टिव साइकिल में एक डायप्लॉइड जाइगोट बनता है। न्यूक्लियस के लेवल पर एक डायप्लॉइड न्यूक्लियस बनता है ड्यूरिंग देयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जब हम रिप्रोडक्शन इन फंजाई का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसके अंदर इंशाल्लाह ताला हम ये पढ़ेंगे कि ऑल फंगल न्यूक्लियाई आर हैप्लॉइड, लेकिन थोड़ी देर के लिए रिप्रोडक्शन के दौरान इनमें डायप्लॉइड जाइगोट बनता है। ठीक है बच्चों? लो जी, आज के लिए इतना ही। ठीक है, आज का लेक्चर इधर खत्म हो गया। तो मेरे बच्चों, जो मैं पढ़ाता जा रहा हूँ साथ साथ याद करते जाओ, वरना यकीन करें बायोलॉजी पढ़नी आसान है, याद रखनी मुश्किल है। ठीक है मेरा बच्चा? तो आज के लेक्चर में इतना ही था। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज, सलामत रहो।